बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वायबल एजुकेशन पॉइंट पर। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पैसिव वॉइस का काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अभी एक दो टॉपिक बचे हैं, वो भी आपका भी अभी जस्ट करा देते हैं और उसको भी आप लोग सीख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव वाक्यों के बारे में सीख रहे थे। तो इंट्रोगेटिव वाक्यों के पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि यदि किसी एक्टिव के वाक्य का प्रारंभ किसी क्वेश्चन वर्ड से हो तो पैसिव के वाक्य का प्रारंभ भी क्वेश्चन वर्ड से ही होता है। ये बात हमने सीखी थी, ठीक है। इसी में से कुछ आगे और सीखना है कि आपके कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे भी होते हैं जो कि आपके वाक्य में क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ उस वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर भी कार्य करते हैं। मैंने आपको बताया कि कुछ प्रश्नवाचक शब्द ऐसे भी होते हैं जो सेंटेंसेस में जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में भी वर्क करते हैं। ऐसे भी कुछ प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। इसलिए मैंने आपको लिखाया था कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में से बता रहा था कि क्वेश्चन वर्ड का ऑब्जेक्ट जो होता है तो हमेशा आपका क्वेश्चन वर्ड ही होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पर उदाहरणों से ही। बाकी चूंकि पूरे जो भी आपके रूल्स होते हैं सब पूरे वही होते हैं, कोई परिवर्तन भी नहीं होता, केवल यहाँ पर आपको समझना है मात्र, ठीक है। हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर समझेंगे वाक्यों को, और इस तरीके के वाक्य बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, आप लोग अक्सर देखते रहते हैं। हु, हिम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक शब्द लिखा है। आपको सबसे पहले ये पता लगा लेना है कि वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया है वह क्वेश्चन वर्ड एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है कि वहाँ पर आपका एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ। ये बात आपको समझ लेनी है। तो देखिए, जब भी आपके वाक्य में यहाँ पर हु वर्ड दे दिया जाएगा एक्टिव में, ठीक है ना, तो वह हमेशा सब्जेक्ट होता है। और हु का ऑब्जेक्ट भैया वहाँ पर हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग, हुम लिखते हैं। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है तो हुम होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए, जब हम लोग इसका यहाँ पर पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले ये समझेंगे हु आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। हु आपका सब्जेक्ट है, हेल्प्ड यहाँ पर आपके मेन वर्ब है, और हिम यहाँ पर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बस जैसा एक्टिव लिखा वैसे आपको पैसिव भी बना देना है, ठीक है। और जो भी आपके पिछले नियम थे उन्हीं नियमों को यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो एक्टिव के वाक्य का प्रारंभ यदि प्रश्नवाचक शब्द से है तो पैसिव के वाक्य का प्रारंभ भी प्रश्नवाचक शब्द से होगा, ठीक है। और जब देखिए यहाँ पर पैसिव के वाक्य का प्रारंभ भी प्रश्नवाचक शब्द से होगा तो हम लोग यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे। लेकिन आपको ये पता है कि हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है और यहाँ पर हु आपका सब्जेक्ट के तौर पर लिखा हुआ है। तो जब हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे तो भैया इसको हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में से लिखेंगे। फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर ये हु आपका सब्जेक्ट के तौर पर लिखा हुआ है। और चूंकि ये प्रश्नवाचक शब्द है और इसको हमें पहले ही लिखना है, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द के साथ ही साथ ये सब्जेक्ट भी होता है, इसलिए हमको इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखना पड़ेगा। तो बताइए हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बच्चों, हु का ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाता है, तो हु का ऑब्जेक्ट आपका होता है हुम। ये बात आपको पता है। अब आप लोगों ने देखिए ये सीखा कि जब भी हम लोग पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सीखा आप लोगों ने, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उस पैसिव के ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, बाय वर्ड का यूज करते हैं। पैसिव के ऑब्जेक्ट के पहले बाई शब्द का यूज करते हैं। अब वही काम हमने देखिए यहाँ भी किया हुआ है कि इस एक्टिव के सब्जेक्ट को यहाँ पर पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर अभी इस ऑब्जेक्ट के पहले भी यहाँ पर बाई लगाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर शुरुआत में आपको क्या करना चाहिए, बाई लगा देना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अब बाकी पूरे आपके रूल्स वैसे ही हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको पहले क्या करनी पड़ेगी, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। जब यहाँ पर पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो पहले इस एक्टिव के ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम लिखा है और हिम का सब्जेक्ट आपका ही होता है। ये टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पर आपको वॉज लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर
हेल्प्ड की थर्ड फॉर्म आपकी क्या आ जाएगी, हेल्प्ड ही आ जाएगी इस तरीके से, हेल्प्ड ये, ठीक। इस तरीके से बच्चों आपका ये वाक्य बन जाएगा। एक सेंटेंस अभी और जरा समझ लीजिए। Who is waiting for you, इस तरीके से, है ना। देखिए जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव दोस्तों कुछ इस तरीके से आएगा कि आपको यहाँ पर सबसे पहले तो क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, तो इस एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। और हु का ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, हुम होता है, ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि पैसिव में ऑब्जेक्ट के पहले हमको बाय लगाना है, तो यहाँ पर हम लोग हुम तो लिखेंगे लेकिन उसके साथ में यहाँ पर बाय शब्द का यूज जरूर करेंगे। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा बाय हुम। अब देखिए ये आपका टेंस यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, तो पैसिव भी आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगी। यहाँ पर हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो आपको ये पता है कि जब इज एम आर दिया जाता है तब हम लोग वहाँ पर इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग लगाते हैं। अब यहाँ पर कौन सा शब्द लगाएंगे, इसके लिए आपको पहले इस ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर यू है तो यू के साथ भैया आर लगाते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी इंट्रोगेटिव के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के शब्दों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तो केवल पहला शब्द अकेले सब्जेक्ट के आगे आता है, बाकी सभी शब्द आपके सब्जेक्ट के पीछे जाते हैं। तो यू आपका सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा, आर आपका यू के पहले आ जाएगा, बाकी बीइंग आपका जो यू के बाद आएगा। बाकी पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और एक प्रकार की फ्रेजल वर्ब है तो यहाँ पर हम लोग उसको ऐसे करके लिख देंगे। बात समझ में आ गई आपको। देखिए कुछ और भी उदाहरणों को समझ लीजिए अभी। देखिए बेटा ये वाक्य लिखा होम डू यू नो एट कुरारा, कि आप कुरारा में किसको जानते हो। और जब आप लोग इसका यहाँ पर पैसिव बनाओगे तो पैसिव इसका कुछ इस तरीके से आएगा कि देखिए यदि एक्टिव के वाक्य का प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द से है तो पैसिव के वाक्य का प्रारंभ भी प्रश्नवाचक शब्द से करेंगे। लेकिन यहाँ पर होम लिखा है तो होम आपका कर्म के रूप में होता है, उसको पहले कर्ता बना देंगे। तो होम का सब्जेक्ट भैया आपका क्या होता है, हु। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, हु, ठीक है ना। अब ये हु जो लिखा है तो ये आपके पैसिव का सब्जेक्ट ही है, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको इसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। तो देख लीजिए यहाँ पर डू लिखा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य, तो यहाँ पर आपको इज एम आर लगाना पड़ेगा। और हु जब कर्ता के रूप में आया है तो ये आपका यहाँ पर एक वचन का काउंट हो जाएगा, इसलिए इसके साथ में क्या लगा लेंगे, इज, ठीक है। तो बनेगा हु इज, और इसके बाद में बच्चों यहाँ पर नो की थर्ड फॉर्म लग जाएगी तो नोन आ जाएगा, है ना। और नोन के साथ हमेशा किसका यूज होता है, टू का। अब जो भी आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा तो उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक्टिव के सब्जेक्ट के रूप में यू लिखा है, तो यू का आपका ऑब्जेक्ट जो होगा, यू का ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर यू शब्द ही हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी आपका क्या बचा, बाकी आपका बचा यहाँ पर एट कुरारा, तो ये आपका एक प्रकार से अदर वर्ड है, तो इसको एज इट इज बाद में लिख दिया जाएगा। बस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। एक सेंटेंस ऐसे करके और ज़रा समझ लीजिए आप लोग, ऐसा ही कुछ। ये जैसे हम लोग वाक्य बताएं यहाँ पर ऐसे कि whom are you calling now, ठीक है। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो देख लीजिए इसका पैसिव आपका कैसे बनेगा। यहाँ पर ये इसका पैसिव कुछ ऐसे आएगा भैया, पहले यहाँ पर होम लिखा है तो यहाँ पर कर्म के रूप में, तो इसका सब्जेक्ट बना देंगे तो हु आ जाएगा। और देखिए जब हु अकेला सब्जेक्ट के रूप में ऐसे आता है तो आपका हमेशा एक वचन का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इज, और चूँकि आपका पास ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है तो यहाँ पर आपको बीइंग लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर कॉलिंग की आपकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी तो कॉल्ड आ जाएगा।
अब यहाँ पर यू का जब कर्म लिखोगे तो यू आ जाएगा और नाउ की जगह पर आपका यहाँ पर ये नाव आ जाएगा। क्लियर है ना। तो हु इज बीइंग कॉल्ड बाय यू नाउ, इस तरीके से इस वाले वाक्य की पैसिव वॉइस बन जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो आपके पिछले नियम थे वही नियम आपका यहाँ भी है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। देखो बेटा, ये तो बात थी आपके केवल हु और हुम की, कि जब हु का यहाँ पर दिया जाएगा तो हु का ऑब्जेक्ट हुम लिख देंगे, जब हुम होगा तो हुम का सब्जेक्ट यहाँ पर हु लिख देंगे। इसके भी अलावा कुछ ऐसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जो कि आपके कर्ता या कर्म के रूप में बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ये व्हाट, ठीक है ना, आपको यदि वाक्य में व्हाट दिया जाएगा तो आपको पहचानना पड़ेगा कि व्हाट यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर है कि व्हाट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर है। इस तरीके से वाक्य भी पूछे जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको पहचानना बता दूं, बिल्कुल एक लाइन की बात है जो आपको समझनी है। ये समझ लीजिए कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में जिस रूप में आएगा, सुनिए मेरी बात को, कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में जिस रूप में आएगा वह शब्द उस वाक्य में नहीं दिया जाएगा। मतलब कि ये हुआ कि यदि आपके वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के तौर पर है तो उस वाक्य में आपका कर्ता नहीं दिया जाएगा। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आपका कर्म के तौर पर है तो उस वाक्य में आपका कर्म नहीं दिया जाएगा। बस इतनी सी बात केवल ध्यान रखिए, ठीक है। यदि कर्ता के तौर पर है तो वहाँ पर आपका कर्ता नहीं होगा, यदि कर्म के तौर पर है तो वहाँ पर आपका कर्म नहीं दिया होगा। इसी बात को केवल ध्यान रखिए। और देखिए मैं आपको यहाँ पर दो अलग अलग एग्जाम्पल भी यहाँ पर पहले आपको बता देता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर What makes you lazy? What makes you lazy? ठीक है ना, इस तरीके से। व्हाट यहाँ पर देखिए कर्ता के तौर पर लिखा, मेक्स यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, यू आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, लेजी यहाँ पर आपका एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लिखा हुआ है। तो जब इसका हम लोग यहाँ पर पैसिव बनाएंगे तो पैसिव इसका कुछ इस तरीके से आएगा। तो पहले तो आपका चूंकि प्रश्नवाचक शब्द है तो यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक शब्द ही लगाना है, ठीक है। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका इस सब्जेक्ट के तौर पर, तो यहाँ पर जो ये लगा हुआ है व्हाट है आपका, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा, ठीक है ना। किस तौर पर आएगा? ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा। और आपको पता है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट लिखते हैं पैसिव में तो उसके पहले आपको बाय लगाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर बाय व्हाट हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपका बाय व्हाट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पैसिव वॉइस की। तो देख लीजिए पहले इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा लिखा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर यू लिखा है। तो यू के साथ में जो ये आपका वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो यहाँ पर आर लग जाएगा। तो बाय व्हाट आर यू, ठीक है। और बाद में यहाँ पर आपका मेक की थर्ड फॉर्म बच्चों मेड आ जाएगी। और इसके बाद आपका बचेगा क्या, लेजी बचेगा। तो लेजी आपको एज इट इज लिख देना है। आगे देखिए बेटा, यहाँ पर एक वाक्य और भी आपको समझ लेना है। हमने यहाँ पर लिखा कि व्हाट आर यू डूइंग है। आप यहाँ क्या कर रहे हो, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव जब बनाएंगे तो बच्चों कुछ इस तरीके से बन जाएगा इसका पैसिव, कि आप लोग पहले तो ये समझ लीजिए कि व्हाट यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर है कि व्हाट यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट के तौर पर है। तो देखिए यहाँ पर व्हाट लिखा हुआ है, इसके बाद आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद यहाँ पर यू लिखा है। इसका मतलब है कि ये जो यू लिखा है तो ये आपका यू यहाँ पर सब्जेक्ट होगा कि यह यू यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो देख पा रहे हैं कि यह यू यहाँ पर आपका क्या है, सब्जेक्ट के तौर पर लिखा है, जबकि ये वाला यू आपका यहाँ पर ऊपर वाले वाक्य में यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखा हुआ था। तो आप लोग अंतर समझिए कि यहाँ पर ये प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के रूप में कि यहाँ पर आपका कर्म के रूप में। और ये पहचानना बिल्कुल ही आसान होता है कि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जिस रूप में दिया होगा वह रूप उस वाक्य में नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डूइंग के बाद में हेयर मीन्स यहाँ जो कि स्थान सूचक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर व्हाट आपका एज ए सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। तो जब इस व्हाट का यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे तो भैया तो प्रश्नवाचक शब्द का सब्जेक्ट आपका प्रश्नवाचक शब्द ही होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर व्हाट आपका सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पर हम लोग जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो इस व्हाट के अनुसार लगाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए कि यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द अकेला कर्ता के रूप में आता है तो हमेशा सिंगुलर नंबर का काउंट किया जाता है, यानी कि हमेशा वो एक वचन का होता है। इसलिए व्हाट के साथ में जहाँ पर वर्ब लगेगी तो आपकी कैसी आएगी, सिंगुलर नंबर की आएगी। तो व्हाट इज, चूँकि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का तो यहाँ पर आपको बीइंग भी लगाना पड़ेगा, तो आप लोग जानते ही हैं। तो व्हाट इज
बीइंग और इसके बाद में डू की आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, डन आ जाएगा। तो व्हाट इज़ बीइंग डन और भैया फिर इसके बाद में आपका बाय यू आ जाएगा, चूँकि वहाँ पर एज ए सब्जेक्ट लिखा था और इस तरीके से आपका पैसिव बन जाएगा। क्या सीखा आपने बेटा? तो आपने ये सीखा कि यदि एक्टिव के वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के रूप में दिया होगा तो उसमें आपका कर्ता नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर उसी प्रश्नवाचक शब्द को हम लोग वहाँ पर जो कर्म बना देंगे। यदि एक्टिव के वाक्य में आपका प्रश्नवाचक शब्द कर्म के रूप में लिखा है तो उस वाक्य में आपका कर्म नहीं दिया जाएगा, फिर उसी प्रश्नवाचक शब्द को हम लोग जो है पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है ना। और उसको हमेशा वाक्य के शुरुआत में लिखेंगे, चाहे वो कर्ता के रूप में आया हो, अच्छा तो आपका वाक्य में तो जो वो कर्म के रूप में आया हो। ये बात आप लोग केवल याद रखिए।